सोचिए, समुद्र की अनंत गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहां एक पूरी की पूरी छिपी हुई दुनिया मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जहां इंजीनियरिंग के सबसे कमाल के चमत्कार और एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी काम कर रही है। जरा कल्पना कीजिए कि पानी के भीतर विशालकाय मशीनें बिल्कुल खामोशी से तैर रही हैं, जो अपने अंदर ऐसे हथियार छिपाए हुए हैं जो दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम समुद्र के नीचे छिपे इन्हीं अजय महादानवों यानी पनडुब्बियों के विज्ञान, उनकी बनावट और उनकी भयानक मारक क्षमता को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम बेहतरीन स्टिल्थ हथियारों की ताकत से शुरू करेंगे, फिर डूबने का विज्ञान समझेंगे, गहरे अंधेरे में नेविगेशन के तरीके जानेंगे, एक सबमरीन के अंदर झांकेंगे, पारंपरिक और परमाणु ऊर्जा का फर्क समझेंगे और आखिर में दुनिया भर के पनडुब्बी भेड़ों पर नजर डालेंगे। पहला सेक्शन, बेहतरीन स्टेल्थ हथियार, एक ऐसा पेलोड जो पूरी दुनिया पार करने में सक्षम है। आधुनिक पनडुब्बियों की मारक क्षमता ना लिटरली किसी भी कल्पना से परे है। हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट 2 जैसी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों यानी SLBMs की, जिन्हें गहरे पानी के एकदम अंदर से दागा जा सकता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। एक मॉडर्न SLBM की अनुमानित क्षमता लगभग 475 किलो टन होती है। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए बता दूं कि हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा था वो सिर्फ 12 से 13 किलो टन का था। इस भारी अंतर से आप समझ सकते हैं कि लहरों के नीचे बिना किसी को भनक लगे विनाश का कितना बड़ा पैमाना बिल्कुल खामोशी से सफर कर रहा है। दूसरा सेक्शन, डूबने का विज्ञान, द्रव गतिकी यानी फ्लूइड डायनामिक्स में महारत। अब हथियारों से थोड़ा हटकर अगर प्योर साइंस की बात करें तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि भाई हजारों टन वजन वाली एक विशाल लोहे की संरचना आखिर पानी पर तैरती कैसे है? तो ये सब स्कूल में पढ़े गए उस बेसिक सिद्धांत पर टिका है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। असल में जब पनडुब्बी का कुल वजन उसके द्वारा हटाए गए पानी के वजन के ठीक बराबर हो जाता है तो उसे न्यूट्रल बॉयंसी या तटस्थ उछाल कहते हैं। इस पॉइंट पर आकर एक सबमरीन ना तो ऊपर की ओर उठती है और ना ही नीचे की ओर डूबती है, बल्कि वो समुद्र में एक फिक्स्ड गहराई पर आराम से टिक सकती है। गोता लगाने का ये पूरा मैकेनिज्म असल में बैलास्ट टैंकों के जरिए कंट्रोल होता है, जो आमतौर पर पनडुब्बी के दोनों सिरों पर होते हैं। जब सतह पर तैरना होता है तो इन टैंकों में हवा भर दी जाती है, लेकिन जब नीचे गहराई में जाना हो तो बस इन टैंकों में समुद्र का पानी भर दिया जाता है। इससे पनडुब्बी का वजन बढ़ जाता है, नेगेटिव बॉयंसी बनती है और ये नीचे जाने लगती है। और हाँ, अगल बगल मुड़ने के लिए पीछे एक वर्टिकल रडर का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा सेक्शन, गहरे अंधेरे में नेविगेशन, मतलब ध्वनि के माध्यम से देखना। अब गहराई में तो घूप अंधेरा है, राइट? वहां कोई खिड़कियां नहीं होती, तो वहां रास्ता खोजने के लिए रोशनी नहीं बल्कि साउंड वेव्स का इस्तेमाल होता है। यहां दो तकनीकें काम करती हैं। एक्टिव सोनार पानी में ध्वनि की तरंगें भेजता है और उनके टकराकर वापस लौटने के टाइम से दुश्मनों या चट्टानों की दूरी मापता है। इसके बिल्कुल उलट पैसिव सोनार एकदम शांत रहता है और सिर्फ दूसरों के इंजन या प्रोपेलर की आवाज को चुपचाप सुनता है। पर एक बात है, एक्टिव सोनार की तेज आवाज समुद्री जीवों, खासतौर पर व्हेल और डॉल्फिन के नेचुरल नेविगेशन को बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब कर सकती है। तो सोनार की इन कमियों को देखते हुए आजकल कुछ कमाल की नई और ऑल्टरनेटिव तकनीकों पर रिसर्च चल रही है। इनमें लाइडार है जो लाइट का इस्तेमाल करता है और रेडार है जो रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है। हालांकि पानी के भीतर इनकी रेंज काफी लिमिटेड होती है। इसके अलावा पृथ्वी के चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में होने वाले हल्के से हल्के बदलाव को पकड़ने वाले एडवांस सिस्टम्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। ये वाकई गेम चेंजर हो सकते हैं। चौथा सेक्शन, महादानव के अंदर एक सैन्य पनडुब्बी की शारीरिक रचना। सच बताऊं तो अंदर से एक मॉडर्न सबमरीन बहुत ही ज्यादा संकरी और एकदम पैक्ड होती है। इसका ये 3 डेक वाला लेआउट समझना काफी दिलचस्प है। सबसे ऊपर वाले डेक पर टॉर्पीडो और भारी हथियारों का जखीरा होता है। बीच वाले डेक में डीजल मशीन, मोटर रूम और सबमरीन का नर्व सेंटर यानी कंट्रोल रूम होता है। सबसे निचले डेक में विशाल बैटरी रूम होते हैं और इन सब के ऊपर कंट्रोल रूम के ठीक ऊपर होता है कॉनिंग टावर, जो अटैक सेंटर होने के साथ साथ पनडुब्बी से बाहर निकलने का मेन रास्ता भी होता है। अब जरा इस बात की कल्पना करके देखिए, 12.5 इंच। अगर कभी कोई इमरजेंसी आ जाए और पनडुब्बी गहरे पानी में फंस जाए तो क्रू मेंबर्स को 23 किलो का भारी भरकम एस्केप सूट पहनकर लाइट टॉर्पिडो ट्यूबों के अंदर से रेंग कर बाहर निकलना पड़ता है और इन ट्यूबों की गोलाई सिर्फ 12.5 इंच होती है। ये कितनी डरावनी और घुटन भरी जगह हो सकती है, आप सोच सकते हैं।
इसी वजह से अधिकारियों को उसकी महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। बाहरी डिजाइन और सुरक्षा की बात करें तो मेनली दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। सिंगल हल, जिसमें मेन बॉडी की सिर्फ एक लेयर होती है, और डबल हल डिजाइन, जिसमें दो परतें होती हैं। और कमाल की बात यह है कि बैलास्ट टैंक को इन्हीं दोनों लेयर्स के बीच फिट कर दिया जाता है। इसके अलावा बाहर की तरफ साउंड एब्जॉर्ब करने वाली रबर की एक कोटिंग होती है जो सोनार तरंगों को सोख लेती है। ये डबल हल डिजाइन न सिर्फ टक्कर से बचाता है, बल्कि अथाह गहराई के भयानक प्रेशर को झेलने में भी बेस्ट है। और गहराई के दबाव की बात चली है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब एक पनडुब्बी 500 मीटर नीचे गोता लगाती है तो उस पर सतह के मुकाबले 50 गुना ज्यादा दबाव पड़ रहा होता है, यानी 50 एटमॉस्फेयर। इतना भयानक प्रेशर में ना मोटी मोटी धातुएं कागज की तरह पिचक सकती हैं। इसे रोकने के लिए सबमरीन के ढांचे को स्पेशल स्टील अलॉय से बनाया जाता है, जिसमें टाइटेनियम और कार्बन मिक्स होता है, ताकि किसी भी हाल में इम्प्लोजन या अंदर की तरफ ब्लास्ट को रोका जा सके। 5वां सेक्शन, पारंपरिक बनाम परमाणु ऊर्जा, गहराइयों को ईंधन देना। इतनी भारी भरकम मशीन को चलाने और महीनों तक क्रू के लिए लाइफ सपोर्ट चालू रखने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है। जो पारंपरिक पनडुब्बियां होती हैं वो बड़ी बैटरी और डीजल इंजन पर चलती हैं। अब क्योंकि डीजल इंजन को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए इन्हें हर 2 से 3 दिनों में हवा लेने के लिए सतह पर आना ही पड़ता है। इसके बिल्कुल उलट परमाणु पनडुब्बियों के अंदर अपना खुद का एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। इसका सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा यह है कि ये अनिश्चित काल तक पानी के नीचे रह सकती हैं। ये सिर्फ तभी सतह पर आती हैं जब क्रू का राशन खत्म हो जाए। इंजीनियरिंग का ये लेवल कितना कॉम्प्लेक्स है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्हें सिर्फ डिजाइन करने में ही दशकों लग जाते हैं। जी हाँ, एक नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी का डिजाइन पूरा करने में 10 साल लगते हैं, जबकि एक परमाणु पनडुब्बी के डिजाइन में 15 से 17 साल तक का वक्त लग सकता है। यही वजह है कि भारत जैसे देश भी कई बार शुरुआती डिजाइन के लिए रूस, जर्मनी या फ्रांस जैसे देशों की एक्सपर्टीज की मदद लेते रहे हैं। छठा और आखिरी सेक्शन, वैश्विक पनडुब्बी बेड़ा, दुनिया की भू राजनीतिक बिसात। दुनिया भर की महाशक्तियों ने अपनी नेवी को बहुत ही सोच समझकर और स्ट्रेटेजिक तरीके से तैयार किया है। अगर हम भारतीय नौसेना की बात करें तो इसे आप अलग अलग तरह की कारों के मॉडल्स की तरह समझ सकते हैं। इसमें रूसी मूल की सिंधु घोष, जर्मन मूल की शिशुमार और फ्रांसीसी डिजाइन वाली कलवरी क्लास की पारंपरिक पनडुब्बियां शामिल हैं। और फिर आती है अरिहंत क्लास, जो भारत की अपनी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी परियोजना है। INS अरिहंत भारत की घरेलू परमाणु क्षमता का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये 19 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं, जिनकी बात हमने इस एक्सप्लेनर की बिल्कुल शुरुआत में की थी। इसके पास जो K-15 मिसाइलें हैं, उनकी रेंज 750 से लेकर 1900 किलोमीटर तक की है। मतलब ये समुद्र की गहराई से एक बेहद ताकतवर डिटरेंट या कहें तो एक मजबूत सुरक्षा ढाल का काम करती हैं। अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो अमेरिका और रूस के फ्लीट्स तो और भी ज्यादा विशाल हैं। अमेरिका की ओहायो क्लास पनडुब्बियां एक साथ 24 ट्राइडेंट 2 मिसाइलों को ले जा सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्टार्ट आई जैसी संधियों ने असल में इन हथियारों की पावर को लिमिट करने का काम किया था, जिसमें एक मिसाइल में परमाणु बमों की संख्या 14 से घटाकर 8 कर दी गई थी। दूसरी तरफ रूस की यासिन क्लास आज भी उनकी सबसे शक्तिशाली परमाणु हमलावर पनडुब्बी मानी जाती है। अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए लोग कितने लगते हैं। वैसे तो सेना का सटीक डेटा हमेशा सीक्रेट होता है, लेकिन एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक एक पारंपरिक पनडुब्बी में लगभग 50 से 80 लोग तैनात होते हैं। वहीं परमाणु पनडुब्बी क्योंकि बहुत बड़ी होती है, तो उसमें एक साथ करीब 100 लोग महीनों तक पानी के नीचे एक बंद डिब्बे जैसे माहौल में रहते हैं और काम करते हैं। जाहिर है, एक आम इंसान के लिए किसी मिलिट्री सबमरीन के अंदर जाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, इसका एक विकल्प जरूर है। भारत के विशाखापत्तनम में INS कुरसुरा पनडुब्बी संग्रहालय मौजूद है। ये एक रिटायर्ड सैन्य पनडुब्बी है, जिसे 2002 में आम जनता के लिए खोल दिया गया था। अगर आप कभी वहां जाएं, तो इंजीनियरिंग के इस चमत्कार के तंग और दमघोटू माहौल को खुद महसूस कर सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल उठता है। तकनीक जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, जहां आज एडवांस्ड सेंसर समुद्र की गहराई को स्कैन कर रहे हैं, ऐसे में समुद्र का ये अदृश्य महादानव कब तक छिपकर रह पाएगा? क्या आने वाले दशकों में पानी के नीचे की अदृश्यता महज एक बीती हुई बात बनकर रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य की पूरी नौसैनिक रणनीति को बदल कर रख सकता है। सोचने वाली बात है ना?